नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। अगले 1 घंटे तक के बीच में रामेश्वरम के संत का जिक्र करेंगे 10:30 बजे। उनका जाना, उसका मतलब क्या है, उसके मायने क्या है और आने वाले वक्त में किस तरह की चुनौती को लेकर क्या वाकई इस देश में कोई संत खड़ा होकर कह सकेगा कि आइए देश को आगे बढ़ाना है तो 2020 की तरह कोई मिशन लेकर चले। और दूसरी तरफ बात उस 1993 के ब्लास्ट की जिसमें कह सकते हैं इंसाफ मिला। इस इंसाफ का जिक्र करते हुए आज बात उन रिपोर्टों की जाएगी जिसके जरिए टटोला जाएगा कि क्या वाकई पहली फांसी आने वाले वक्त में आतंकवाद के मद्देनजर जो भी उस दिशा में कदम बढ़ाएगा उसके लिए एक बड़ी चेतावनी का सबब है। लेकिन आइए आज पन्ने पलटते हैं और आपको लिए चलते हैं 1993 दोपहर 1:30 बजे। क्या स्थिति थी उस दिन जिस दिन ब्लास्ट हुआ था। 93 का ब्लास्ट जब धीरे धीरे सामने आने लगा तो जो उभर कर आया उसमें 257 मौतें थी, 750 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, 27 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति नष्ट हो चुकी थी। लेकिन यह घायल चेहरा था और दूसरी तरफ आतंक के वही चेहरे उभरे जो कल तक मुंबई में ही रहते थे। अंडरवर्ल्ड माफिया दाऊद इब्राहिम, उसका सहयोगी टाइगर मेमन, जिन्होंने मुंबई को ही आतंक तले दफन करने की साजिश की और फिर अंजाम दे दिया। और इसमें सहयोग करने वाले 30 से ज्यादा लोगों में एक बड़ा नाम याकूब मेमन का भी सामने आया, जो धमाके से पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट था, लेकिन मुंबई को दहलाने के पीछे पैसों का इंतजाम करने के साथ साथ हथियारों का भी इंतजाम किया था। और यह सब याकूब मेमन ने 21 साल पहले गिरफ्तारी के बाद एक इंटरव्यू में माना भी था। They supplied arms, explosives through their agent Tawfiq Jaliawala, and they dictated the spots. Tiger with his boys have executed the blast, and I had done everything. हालांकि मुंबई धमाकों के पीछे चेहरा दाऊद और टाइगर मेमन समेत ये तमाम नाम आज भी भारत की पहुंच से बाहर हैं। लेकिन याकूब मेमन पकड़ में आया और अब कल सुबह 7 बजे नागपुर जेल में याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन को फांसी दे दी जाएगी। यानी 93 ब्लास्ट के बाद ये पहला मौका होगा जब किसी दोषी को फांसी की सजा दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे मुहर लगाई वो दिखाएं, लेकिन उससे पहले हमें लगता है जरा समझने की कोशिश कीजिए इस देश के भीतर 2004 से लेकर 2013 तक यानी 10 बरस के दौर में स्थिति देखिए। इस देश में कितने लोगों को फांसी दी गई। 1303 लोगों को फांसी की सजा दी गई। लेकिन सवाल फांसी की सजा देना था और फांसी कितनों को हुई? सिर्फ 3 को। धनंजय चटर्जी 2004 में, अजमल कसाब 2012 में, अफजल गुरु 2013 में और अब 2015। यह एक इस देश के भीतर की स्थिति है। इसीलिए फांसी को लेकर इस देश के भीतर बड़ी बहस होती है और हर मुद्दे को लेकर खासी बहस भी होती रही। और इन सब के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा था, जिस रूप में जिरह चल रही थी, कमरा नंबर 4 सुप्रीम कोर्ट का, क्या कुछ किस तरफ से किस रूप में कहा गया, सुनिए और देखिए जरा। सुप्रीम कोर्ट के रूम नंबर 4 में 3 जज, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस प्रफुल्ल पंत और जस्टिस अमिताभ रॉय की लार्जर बेंच ने आज सुबह 10:35 पर सुनवाई शुरू की। याकूब मेमन के वकील राजू रामचंद्रन ने सुनवाई शुरू होते ही 2 मुद्दे उठाए। पहला, क्यूरेटिव पिटीशन पर दोबारा सुनवाई होनी चाहिए और दूसरा, डेथ वारंट जारी करने का तरीका गलत था। याकूब की तरफ से राजू रामचंद्रन के अलावे 2 और वकील थे जिन्होंने उठाए गए मुद्दों पर अपनी दलीलें रखी। फिर सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने दलील रखी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं भूलना चाहिए कि मुंबई पर हुए हमले में 257 लोगों की मौत हुई, कई घायल हुए। दलील खारिज करने के बाद याकूब के एडवोकेट ने दोबारा बहस शुरू की। इस पर रोहतगी ने याकूब की क्यूरेटिव पिटीशन की सुनवाई करने वाली बेंच की वैलिडिटी पर सरकार का पक्ष रखा और इस बीच लंच के लिए सुनवाई रोक दी गई। दोपहर के भोजन के बाद दोबारा जब अदालत शुरू हुई तो एक बार फिर अटॉर्नी जनरल ने दलील शुरू की। जवाब में याकूब के वकीलों ने कहा कि याकूब को बचाव का पूरा वक्त नहीं मिला, डेथ वारंट की जानकारी पहले ही दे देनी चाहिए थी। 300 लोगों ने याकूब को फांसी देने का विरोध किया है, इस पर भी विचार करना चाहिए। तकरीबन शाम 4:15 बजे सुनवाई कर रहे तीनों जस्टिस ने
फैसला लिया और उसके बाद फैसला सुनाया जिसमें कहा गया ना तो क्यूरेटिव पिटीशन पर दोबारा सुनवाई की जरूरत है और ना ही डेथ वारंट जारी करने में कोई गलती हुई है। बहस पूरी होने के बाद तीनों जजों ने ऑर्डर डिक्टेट कराना शुरू किया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा डेथ वारंट जारी करने में टाडा कोर्ट ने कोई खामी नहीं की। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के पहले हिस्से में कहा याकूब के केस में सभी लीगल प्रोसेस सही तरीके से अपनाए गए। याकूब मेमन का ये मामला सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में इसलिए भी अहम माना जाएगा कि शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि क्यूरेटिव पिटीशन का रिव्यू सुप्रीम कोर्ट ने सुना है। फांसी की सजा पाए किसी कैदी को जितने भी कानूनी विकल्प होते हैं उससे ज्यादा विकल्प याकूब मेमन ने इस्तेमाल किए, लेकिन अब ये सारे विकल्प खत्म हो चुके हैं। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ अहमद असीम, दिल्ली आज तक। इन सब के बीच खबर आ रही है याकूब मेमन अपनी बेटी से मिलने की इच्छा जताई है और उनके दोनों भाइयों ने आज मुलाकात की। तकरीबन 4.5 घंटे तक वो नागपुर की जेल में भी रहे और इन सब के बाद एक संवाद निकल कर आया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि अब उनकी मौत निश्चित है। लेकिन इन सब के बीच जब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही थी तो सुनवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर बाहर निकले। उन्होंने बातें बताई, लेकिन राजू रामचंद्रन जो कि याकूब मेनन के वकील थे वो खामोश रहे। याकूब मेनन की याचिका खारिज कर दी गई माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और उन्होंने कहा कि जो डेथ वारंट है वो इन ऑर्डर है। इसके पहले जो क्यूरेटिव पिटीशन डिसाइड किया गया था 3 जज द्वारा वो सही है और इनकी रीट पिटीशन जो फाइल हुई थी उसको खारिज कर दिया। ये नहीं कर सकती है जुडिशरी, ये एग्जीक्यूटिव का एक्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, कतई नहीं, रोक ही नहीं लगाई, उनकी याचिका पूरी खारिज कर दी। I would not react. How do you do? Is there any other legal remedy left now? No comments. जाहिर अब सबकी नजरें नागपुर जेल पर है जहां तैयारी लगभग पूरी हो चली है। एक पूरी प्रक्रिया है, सुबह 4 बजे जगाना, उसके बाद 7 बजे फांसी और इन सब के बीच जो तमाम प्रक्रियाएं हैं उसको की जाएंगी पूरी, जो किसी को भी फांसी देने से पहले होती है। जरा रिपोर्ट देखिए। कल सुबह जब सूरज उगेगा तो उसकी किरणें भी कायदे से शायद याकूब मेमन नहीं देख पाएगा, लेकिन कल आने से पहले आज की रात गुजरनी है और आज की रात याकूब मेमन की जिंदगी की आखिरी रात है। याकूब को सुबह 7 बजे फांसी दी जाएगी। फांसी से पहले उसका मेडिकल चेकअप होगा। याकूब को नहाने को कहा जाएगा, उसे पसंदीदा नाश्ता दिया जाएगा और पढ़ने के लिए धार्मिक किताबें भी। अगर याकूब अपने धर्मगुरु के साथ प्रार्थना करना चाहेगा तो उसकी भी इजाजत मिलेगी, लेकिन परिवार वालों से मिलने की इजाजत नहीं मिलेगी। नागपुर की सेंट्रल जेल में पहले खुले में फांसी होती थी, लेकिन याकूब को फांसी ढके यार्ड के नीचे मिलेगी और इसके लिए महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस सरकार ने 22 लाख रुपए जेल प्रशासन को दिए हैं। जेल में 50 गुना 50 फीट की खुली जगह पर फांसी देने की व्यवस्था की गई है। वहां करीब 2.5 फीट का चबूतरा तैयार किया गया है। इस जगह पर 8 फीट ऊंचाई तक लोहे की बाड़ है। याकूब मेनन को फांसी देने की 30 तारीख जो अब तक तय हुई है, उस हिसाब से नागपुर जेल में पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी है। यूं तो याकूब को फांसी इस जेल के अंदर दी जाएगी, वो भी पूरी सुरक्षा में, लेकिन शहर भर में चौकसी के पुख्ता इंतजामात किए जा रहे हैं। हवाई अड्डे, RSS मुख्यालय, तमाम सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 31 साल बाद जेल में किसी को फांसी दी जाएगी और नागपुर जेल में फांसी पर लटकने वाले 24वें कैदी यानी याकूब की फांसी के वक्त कोई गड़बड़ न हो, इसकी तैयारी सरकार और प्रशासन ने कर ली है। लेकिन सवाल सिर्फ नागपुर का नहीं, देश के कई शहरों का है, क्योंकि याकूब की फांसी को लेकर जिस तरह राजनीति हुई उसने याकूब के पक्ष में भी माहौल बनाया। इससे इनकार नहीं किया जा सकता और सरकार की चुनौती यही है कि याकूब की फांसी के बाद कोई राजनीति न हो और ऐसा माहौल न बने जिससे याकूब के बहाने उपद्रवियों को सिर उठाने का मौका मिले। नागपुर से अमृता शेडके के साथ आज तक ब्यूरो। जिस तरह की तैयारी की जा रही है नागपुर के जेल में, और वो एक प्रोटोकॉल उसका भी होता है जब किसी को फांसी दी जाती है, वो जरा हम समझाते हैं किस रूप में वहां पर एक तैयारी की जा रही है। याकूब के सेल की चाबी ड्यूटी पर मौजूद हेड
वार्डन के पास रहेगी, कम से कम आज की रात उसी के पास रहती है। याकूब का खाना डिप्टी सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट दोनों ही परखेंगे, उसके बाद ही कोई खाना दिया जाएगा। और फांसी देने के 20 फीट की रस्सी, जो मनीला रस्सी जो तैयार की जाती है, वो 20 फीट की होती है और उसको मनीला रस्सी कहते हैं। और रस्सी को साबुन और पके केले के लेप से नरम किया जाता है ताकि फांसी देते वक्त झटके में फंदा जो है वो कस ना जाए। ये पूरा एक तरीका है और आपात हालात के लिए 2 रस्सियां तैयार रहेंगी, यानी कोई स्थिति बिगड़ती है तो एक दूसरी रस्सी भी तैयार रहेगी। फांसी की जगह परिवार वाले मौजूद नहीं होंगे, भले वो जेल में क्यों ना हो, उनकी मौजूदगी वहां पर नहीं रहेगी। आज जब उनके भाई सुलेमान जो कि जेल में जब जा रहे थे, उस समय हमारे सहयोगी पत्रकार ने पूछा भी उनसे कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, चूंकि उस समय तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था, कुछ भी कहने से वो बचते रहे। और कोई आपके पास और कोई ऑप्शन बचे? Please, I have a full faith in judiciary. I have a full faith in Almighty. Please leave me alone. Please leave me alone. आप लोग और कुछ प्रयत्न करेंगे? और इन सब के बीच बेटी से मिलने की इच्छा उन्होंने जाहिर की है, जिसका जिक्र हमने कुछ देर पहले किया था। ये बार बार आ रहा है कि उनको बेटी जुबैदा, उनसे मिलने की इच्छा उन्होंने जताई है। हालांकि पत्नी राहीन और बेटी जुबैदा ये दोनों नागपुर के लिए रवाना हो चले हैं और नागपुर में पहुंचेंगे और उसके वहां पर उनके दोनों भाई उस्मान और सुलेमान, इन दोनों ने तकरीबन 4.5 घंटे जेल के भीतर जुड़ना है। लेकिन कितने मिनट की मुलाकात हुई है और उसमें जो बात निकल कर आई, उन्होंने कहा कि कोई चमत्कार ही मुझे बचा सकता है। यानी तैयारी उनको समझ में आ गई है याकूब मेनन को कि अब उसको फांसी होने वाली है। उन्होंने ये भी कहा मेरी फांसी का राजनीतिकरण हुआ है। और इन सब के बीच एक थोड़ी सी हटके खबर, इंसाफ शब्द इसमें भी आएगा, क्योंकि मैग्सेसे अवार्ड जिन्हें दिया गया संयोग से ऐसे वक्त दिया गया, उसमें एक शख्स को जो मौजूदा वक्त में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है तो खुद ही सजा भी भुगतता है। रिपोर्ट देखिए। एशिया का नोबेल समझे जाने वाले रेमन मैग्सेसे अवार्ड इस बार जिन 2 भारतीयों को मिला, उनमें आपस में कोई तार नहीं जुड़ता। संजीव चतुर्वेदी भ्रष्टाचार के खिलाफ इस कदर मोर्चा खोले रहे कि 5 साल में 12 बार से ज्यादा उनका ट्रांसफर हो गया। जबकि गूंज एनजीओ के संस्थापक अंशु का ट्रांसफर सिर्फ इतना हुआ कि उन्होंने अपनी जमी जमाई कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ी और जुट गए जरूरतमंदों को कपड़ा मुहैया कराने में। संजीव चतुर्वेदी को उनकी अप्रत्याशित नेतृत्व क्षमता के लिए अवार्ड दिया गया और संयोग देखिए यह अवार्ड तब मिला जब वो सरकार के ही निशाने पर है और सरकार के भीतर से ही संजीव चतुर्वेदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में संजीव चतुर्वेदी को ही सजा दी जाती रही, ट्रांसफर कर करके। हालात यह हुए कि वो ढंग से टिक कर रह नहीं पाए। कल्पना कीजिए भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम क्या रंग लाती अगर वो वास्तव में कहीं एक जगह टिक कर काम कर पाते। इसके लिए सॉलिड एक्शन चाहिए होगा, तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि इसके बाद सरकारें ईमानदार अधिकारियों को ज़्यादा प्रोटेक्शन देंगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ वाकई में कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे। 2012 में चीफ विजिलेंस ऑफिसर रहते हुए संजीव ने एम्स के कई घोटालों की पोल खोली, लेकिन केंद्र में सत्ता बदली तो संजीव को भी हटा दिया गया। दिल्ली के सीएम ने उन्हें डेपुटेशन पर मांगा, लेकिन आज तक उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। यानी ज्यादा ईमानदारी संजीव पर भारी पड़ी। लेकिन मैग्सेसे अवार्ड ने शायद सारी जमा पूंजी समेटकर सम्मान के तौर पर उनके सामने लाकर रख दिया। वहीं अंशु गुप्ता के साथ ऐसा नहीं है। उन्हें उनकी दूरदर्शी सोच और मानवीय गरिमा के साथ गरीबों की मदद के लिए अवार्ड मिला। 67 कपड़ों से शुरू हुआ उनका संगठन आज हर महीने तकरीबन 100 टन कपड़े गरीबों को बांटता है। और गरीबों को कपड़े बांटने की उनकी योजना उस वक्त दिमाग में पली जब सड़कों से लावारिस शव लाकर शवगृह पहुंचाने वाले एक व्यक्ति से मिलने पर उनकी बेटी ने उन्हें बताया कि ठंड लगने पर कई बार वो शव से सट कर सो जाती है क्योंकि उससे गर्मी का एहसास होता है। यानी कपड़ों की जरूरत सिर्फ तब नहीं होती जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, गरीबों को कपड़ों की जरूरत हर वक्त होती है। संजीव और अंशु, इसके अलावा 3 और लोगों को मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, लेकिन वो फिलीपींस, लागोस और म्यांमार के हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं। इंसाफ का जिक्र जारी है, लेकिन हम ब्रेक के बाद यानी 10:30 बजे आपको दिखाने वाले हैं। किसी ने मिसाइल मैन कहा, किसी ने पीपुल्स प्रेसिडेंट कहा, हमें लगता है अब कहा जाएगा रामेश्वर के सन। 10:30 बजे दिखाएंगे। लेकिन
एक सवाल ये बार बार कि फांसी को लेकर कितनी बड़ी तादाद में अदालतें फांसी देती रहती हैं। हम उसकी एक स्थिति दिखलाते हैं। ये 10 बरस की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में 318 लोगों को फांसी दे दी गई। ये सजा सुनाई गई, दी नहीं गई बल्कि सजा सुनाई गई। महाराष्ट्र में 108 लोगों को सजा सुनाई गई फांसी की, कर्नाटक में 107 लोगों को सुनाई गई, बिहार में 105 लोगों को सुनाई गई और मध्य प्रदेश में 104 लोगों को। ये 5 राज्य इसलिए आपको दिखलाए गए हैं क्योंकि ये पांचों राज्य सबसे ज़्यादा, तकरीबन 50% से ज़्यादा हिस्सा यही है। लेकिन इस दौर में 3751 लोगों की फांसी उम्र कैद में भी बदल दी गई। यह भी एक स्थिति है। ये एक हालात है इस देश के भीतर का, क्योंकि 3 फांसी इससे पहले हर किसी के जहन में बार बार आती है। धनंजय 2004, कसाब 2012 और अफजल गुरु 2013 और कल सुबह याकूब मेनन। लेकिन आइए आपको देश के कुछ हिस्सों में दे लिए चलते हैं जहां पर तबाही प्रकृति की है, जबरदस्त पानी और स्थिति इतनी विकट है कि लोगों की मौत वहां भी हो रही है। ये अलग अलग क्षेत्र हैं गुजरात और राजस्थान के। मोरबी, बनासकांठा, नडियाड, माउंट आबू, जाला और कोटा। प्राकृतिक तौर पर जो खिलवाड़ किया जाता है उसी का ये नज़ारा है। हर जगह पे मुश्किल में लोग हैं। जो स्थिति अभी बहुत ही खराब है। पेड़ पौधे सब तरफ गिरे हुए हैं, खेतों में नुकसान हो चुका है। गजब की विपदा है। बहरहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, तब रामेश्वरम के संत